Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Almighty, the most merciful, the beneficent. Assalamu alaikum, dear students. Hope you are doing well. Today we are going to start lecture number 17 of class 10th, chapter number 11, subject biology. And this lecture is prepared by Usman Mehboob. Dear students, if you recall our last topic, in our last topic we studied about kidney failure and dialysis and hemodialysis. And today we will discuss peritoneal dialysis. पेरिटोनियल डायलिसिस भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किडनी पेशेंट को या किडनी फेलियर के पेशेंट को ट्रीट करते हैं। जिस तरह हमने होम्योडायलिसिस के प्रोसेस के अंदर पढ़ा था कि हम एक मशीन के ज़रिए एक किडनी पेशेंट या किडनी फेलियर के पेशेंट को ट्रीट करते हैं कि उसके ब्लड को उस मशीन के अंदर डालते हैं, फिर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जब अंदर वो ब्लड जाता है वहाँ से वो प्यूरिफाइड होकर उसके अंदर से एक्स्ट्रा जो वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव होता है और वापस वो ब्लड के अंदर दाखिल हो जाता है बॉडी के अंदर। लेकिन पेरिटोनियल डायलिसिस जो है वो उससे डिफरेंट है, इसे हम घर पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस कहते कैसे हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस को समझने से पहले हमें पहले पेरिटोनियल कैविटी का पता होना चाहिए। ठीक है, इन द एब्डोमेन द स्पेस अराउंड द गट एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड पेरिटोनियल कैविटी। कि हमारे एब्डोमेन के अंदर हमारे गट के इर्द गिर्द जो स्पेस है, ठीक है, जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल जो हमारे पेट के अंदर एक स्पेस है, ठीक है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल की इसके इर्द गिर्द, ठीक है, उस जगह को हम क्या कहते हैं, पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर क्या होता है कि हम जब डायलाइजर का प्रोसेस करते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस का प्रोसेस करते हैं, तो हम इस पेरिटोनियल कैविटी को यूज़ करते हैं और इसके ज़रिए क्या करते हैं, हम ब्लड को फिल्टर करते हैं, क्लीन करते हैं और दोबारा उसके अंदर एंटर कर लेते हैं। ठीक है, फिर अब बात करें कि द वॉल्स ऑफ पेरिटोनियल कैविटी आर लाइंड बाय अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिटोनियम। ठीक है, फिर हम बात करें कि जो पेरिटोनियल कैविटीज़ की जो वॉल्स हैं, ठीक है ना, वो थिन मेम्ब्रेन्स के साथ वो लाइंड अप हुई हैं। ठीक है, जिसे हम पेरिटोनियम कहते हैं। ठीक है ना, कि पेरिटोनियल कैविटी के इर्द गिर्द जो छोटी छोटी वॉल्स हैं, थिन मेम्ब्रेन वॉल्स हैं, वो उनको हम क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम बोलते हैं। ठीक है, अब इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि द पेरिटोनियम हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स इन इट। अब जो हमारा पेरिटोनियम है जो कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर मौजूद है, एब्डोमेन के अंदर मौजूद है, पेरिटोनियल कैविटी के इर्द गिर्द, वो छोटी छोटी स्मॉल वेसल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, उसके अंदर बहुत बड़ी वेसल्स हैं, छोटी छोटी वेसल्स हैं जो कि ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा मिकदार में वहाँ पे मौजूद हैं, लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स वहाँ पे मौजूद हैं। अब इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो डायलिसिस फ्लूइड है ये इसको फिल किया जाता है किसके अंदर, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, थ्रू अ कैथेटर। ठीक है, कि एक मशीन है, उसका आगे निब होती है, एक आगे से फेस बना होता है ट्यूब की तरह। ठीक है, जिसे हम कैथेटर कहते हैं। ठीक है, अब उस कैथेटर को क्या किया जाता है, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इंटर किया जाता है। ठीक है, और उसको डायलिसिस फ्लूइड के साथ फिल किया जाता है कि पेरिटोनियल कैविटी को डायलिसिस फ्लूइड के साथ फिल किया जाता है और वो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो जिस चीज़ के साथ किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैथेटर बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। फिर क्या होता है, द वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल्स ऑफ द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन डिफ्यूज इन द डायलिसिस फ्लूइड। अब हमारे जो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है, वो मटेरियल जिसको नेफ्रॉन पास आउट नहीं कर पाया, वो मटेरियल जिसको क्लीन अप नहीं किया गया। ठीक है, नेफ्रॉन, क्योंकि किडनी फेलियर का फंक्शन यही है कि उसके प्रोसेस यही होता है कि नेफ्रॉन्स आर नॉट एबल टू प्योरीफाई द ब्लड, क्योंकि ब्लड उसने प्योरीफाई नहीं किया तो उसके अंदर वेस्ट मटेरियल रह चुका है। अब पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है वो डिफ्यूजन के जरिए डायलिसिस फ्लूइड के अंदर इंटर हो जाता है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम द डायलिसिस फ्लूइड इज ड्रेन्ड। ठीक है, फिर क्या होता है कि कुछ टाइम बाद जब डायलिसिस फ्लूइड भर जाता है, उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल आ जाता है उसको गिरा दिया जाता है, बहा दिया जाता है, और फिर उसके अंदर जो प्योरीफाइड ब्लड है, ठीक है, जो पीछे बच जाता है, वो दोबारा हमारे उसके अंदर किडनी के अंदर, हमारे ब्लड बॉडी के अंदर वो इंटर हो जाता है और वो क्लीन ब्लड होता है, हमारी बॉडी फिर अपना प्रॉपर फंक्शन की जाती है, कर सकता है। ठीक है, और इस टाइप का पेरिटोनियल डायलिसिस का जो प्रोसेस है इसको हम घर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस है, इससे कोई भी पेशेंट अपने घर पे इजीली परफॉर्म कर सकता है।
ठीक है। चूँकि दूसरा जो प्रोसेस था हेमोडायलिसिस का थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि इसमें बड़ी मशीन की ज़रूरत पड़ती है और ये होता भी एक्सटर्नल टू द बॉडी है, तो इसको हॉस्पिटल में किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो पेरिटोनियल डायलिसिस का प्रोसेस है इसको हम घर पे भी किया जाता है और ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है ना, इसमें आप इजीली किडनी फेलियर या रीनल फेलियर के पेशेंट को आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। ठीक है, आगे आप ये देख सकते हैं, मैंने जो पिक्चर पेस्ट की हुई है इसमें आप देखें कि ये कैथेटर है, ये देखें, ये जो मैं इसको मार्क कर रहा हूँ ये क्या है, ये कैथेटर है। इसके ज़रिए बॉडी के अंदर पेरिटोनियल जो डायलिसिस फ्लूइड है इसको एंटर किया जाता है। ठीक है, फिर जो बॉडी के अंदर से पेरिटोनियल कैविटी के अंदर से जो वेस्ट फ्लूइड निकलता है जिसको रिमूव करना होता है वो यहाँ से आके इसके अंदर एंटर हो जाता है, इस चीज़ के अंदर। ठीक है, फिर अब ये डायलेटेड फ्लूइड है, ये देखें ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है और ये दोबारा यहाँ पे एंटर हो रहा है। तो हमारा ब्लड क्या है, हमारा ब्लड क्या है, ये क्लीन हो रहा है। ठीक है ना, कि यहाँ से डायलिसिस फ्लूइड को हमने डाला। ठीक है, मैं इसको दोबारा आपको समझा देता हूँ कि यहाँ से डायलिसिस फ्लूइड को कैथेटर के जरिए डाला यहाँ पे, ये यहाँ पे आके डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए इसके अंदर से वेस्ट मटेरियल निकला और ये दोबारा हमने वेस्ट मटेरियल यहाँ पे ले आए और इसको हमने क्या कर दिया, ड्रेन कर दिया, गिरा दिया, और ये प्रोसेस चलता रहता है। और इससे क्या होता है, हमारा ब्लड प्यूरीफाई होता है और ब्लड के अंदर से जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव होता जाता है। ये देखें, ये बेली के अंदर आपने देखा होगा कि एक छोटा सा होल बना होता है हमारे पेट बेली के ऊपर, देखें ना आप। तो इसके अंदर क्या होता है, हम कैथेटर को एंटर करते हैं और ये सारा प्रोसेस हमारी बेली के अंदर करता है। ये पिक्चर आप देख सकते हैं, अपनी इजीली इस पिक्चर को समझ सकते हैं। ठीक है, इस पिक्चर को लाजमी देखिए और समझिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे जो दूसरी ट्रीटमेंट है जो एक बेस्ट सोल्यूशन भी है, लेकिन जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन का जो प्रोसेस है ये बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, ये अफोर्ड करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक नॉर्मल पर्सन के लिए, क्योंकि इसका जो एक्सपेंस है वो बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन को देखते हैं। एक तो हमें पता है किडनी किसे कहते हैं, ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं कि किसी चीज़ को ट्रांसप्लांट करना। ठीक है, कि हमारा एक किडनी वो डैमेज हो चुका है, वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, अब हमने क्या करना है, इसको ट्रांसप्लांट करना है, इसको हमने दूसरे किडनी के साथ एक्सचेंज करना है, चेंज करना है। ठीक है, वहाँ से बाहर से सही किडनी जो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसको ला के या अपनी पुरानी किडनी की जगह पे हमने उसको लगाना है और वो ताकि वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। ठीक है, अब देखते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन किस तरह की जाती है या क्या ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुल भी है और कौन कौन से इसके लिए कंडीशंस हैं कि कैसा किडनी हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, उसका सोर्स क्या है। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट की तरफ जाते हैं कि इट इज़ एडवांस ट्रीटमेंट ऑफ द किडनी फेलियर। ठीक है, कि जब किसी ह्यूमन बॉडी का किडनी फेलियर हो जाता है, ये किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता, तो उसके पास एक ऑप्शन किडनी ट्रांसप्लांटेशन का भी होता है। ठीक है, ये एक एडवांस प्रोसेस है, एक एडवांस ट्रीटमेंट है जो अभी रिसेंटली इन्वेंट हुआ है और लोग इसको कर भी रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा एक्सपेंसिव है थोड़ा, इसीलिए ये इसको कम लोग अफोर्ड कर पा रहे होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर किडनी ट्रांसप्लांटेशन के प्रोसेस जो चांसेस हैं वो सम टाइम अनसक्सेसफुल भी हो जाते हैं और सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर प्रोबेबिलिटी है कि क्या पता आपका किडनी ट्रांसप्लांटेशन का जो सर्जरी है, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये कामयाब हो भी रहा है कि नहीं। ठीक है, क्यों। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि इन दिस ट्रीटमेंट डोनर इज ट्रांसप्लांटेड इन द पेशेंट्स बॉडी। ठीक है, दूसरे पॉइंट को देखें आप, इसमें यह बात लिखी हुई है कि डोनर वो होता है जो अपना किडनी देता है। ठीक है, अगर मैं अपना किडनी किसी को दे रहा हूँ तो मैं क्या हूँ, डोनर हूँ। ठीक है, और जो किडनी मुझसे ले रहा है जो पेशेंट है वो क्या है, रेसिपिएंट है। तो क्या होता है कि डोनर का किडनी लेके जो पेशेंट है उसकी बॉडी के अंदर डाला जाता है। ठीक है, द डोनर ऑफ द किडनी मे बी डिसीज्ड पर्सन और अ लिविंग पर्सन। ठीक है, अब जिससे हम किडनी लेते हैं, जिस पर्सन से हम किडनी लेते हैं वो बंदा डिसीज भी हो सकता है। ठीक है, वो मतलब उसकी नई डेथ हुई होती है, क्योंकि डेथ के कुछ टाइम तक किडनी परफॉर्मेंस दे रहा होता है। ठीक है, कोई बंदा मरने पे आया हो तो उसका किडनी भी लोग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग अपना किडनी वक्फ कर देते हैं और ये किडनी एक नॉर्मल और हेल्दी पर्सन से भी लिया जा सकता है। ठीक है, इसकी कुछ कंडीशंस हैं। फिर अ लिविंग डोनर मे और मे नॉट बी अ लाइफ ऑफ और रिलेटिव टू द पेशेंट। ठीक है, कि जो डोनर जो किडनी दे रहा है, ठीक है, लाइक मैं किसी को अपना किडनी दे रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मैं उस जो पेशेंट है मैं उसका कोई रिलेटिव हूँगा। ठीक है, या मेरा उसके साथ कोई ब्लड का रिश्ता हुआ, नहीं।
ठीक है। इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि किडनी वाला जो आपस में इनका ब्लड मैच कर रहा हो, कुछ थोड़ी सी इसकी कंडीशन है, अगर वो फुलफिल होती है तो बंदा अपना किडनी किसी को डोनेट कर सकता है, ठीक है। ठीक है, इन ऑल केसेस द डोनर किडनी मैच्ड विद द पेशेंट इम्यून सिस्टम। फिर मैंने ये बात बता दी कि सिर्फ जो मेन कंडीशन है इसमें कि किडनी जो डोनर अपना किडनी दे रहा है उसका किडनी उस किडनी लेने वाले पेशेंट के साथ उसका इम्यून सिस्टम मैच करना चाहिए। एक तो उसका ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए और कुछ दूसरे फैक्टर्स हैं, अगर वो उनको देख के अगर वो मैच कर रहे हैं तो आप किडनी अपना किसी रेसिपिएंट को, किसी ऐसे बंदे को दे सकते हैं जो किडनी जिसको किडनी चाहिए, जो किडनी का पेशेंट है, ठीक है ना। तो मतलब आप किडनी डोनेट भी कर सकते हो और किडनी आप किसी से ले भी सकते हो, ये पॉसिबल है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे, ये देखें कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस होता किस तरह है। ये देखें कि एक ये किडनी है, ये इसको ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है। एक बंदे की किडनी को निकाल के, जो डैमेज्ड है उसको निकाल के उसके अंदर हेल्दी किडनी डाल दी जाती है और किस तरह डाल दी जाती है, इसके बाकायदा अपने एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है। फिर आगे दूसरे देखेंगे किडनी की पोजीशन, तो एक किडनी ऊपर है, फिर एक किडनी नीचे है। फिर हमने आपको पहले टॉपिक में हमने ये समझाया था, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करेंगे साइंटिस्ट की, कि कौन कौन से मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने किडनी के प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट के लिए अपनी कंट्रीब्यूशंस की, ठीक है। वेरी साइंटिस्ट आए जो मुस्लिम्स थे, जो नॉन मुस्लिम थे, जिन्होंने अपने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन की किडनी के लिए, आइज़ के लिए, हार्ट के लिए, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे उन साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशंस की किडनी के लिए, किडनी के ट्रीटमेंट्स के लिए, ठीक है। वेरी मुस्लिम साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड टू द स्टडीज़ ऑफ किडनीज एट वेरियस टाइम्स। वक्त के गुजरने के साथ साथ जो मुस्लिम साइंटिस्ट आ रहे थे वो अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, बुक्स लिख रहे थे, ऐसे फ़लसफ़े दे रहे थे, इंसाइक्लोपीडिया के ज़रिए वो अपने लोगों को मैसेज पहुंचा रहे थे और ऐसे ट्रीटमेंट निकाल रहे थे जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहे, ठीक है। उनके अंदर जो साइंटिस्ट, जो बहुत मशहूर साइंटिस्ट हैं और जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, उसमें अबुल कासिम हैं और अल-फ़ाराबी हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे अबुल कासिम के बारे में। अबुल कासिम अल-ज़हरवी ये एक साइंटिस्ट थे जो 936 के अंदर 936 एडी के अंदर पैदा हुए, ठीक है। और 1013 एडी के अंदर वो वफ़ात पा चुके, ठीक है। और वेस्ट के अंदर उनको अबुल कैसिस भी कहा जाता था, ठीक है ना। क्या पढ़ा हमने कि अबुल कासिम को अबुल कासिम ज़हरवी कहते थे, जो कि 936 एडी में पैदा हुए, 1013 के अंदर वो वफ़ात पा चुके, जिनको वेस्ट के अंदर अबुल कसिस भी कहा जाता था, ठीक है। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज अर्ली एंड ओरिजिनल ब्रेक थ्रू इन सर्जरी। उनको बहुत मशहूर माना जाता था, उनकी सर्जरी के अंदर उन्होंने बहुत बड़ी इनोवेशंस की थी, ठीक है। उन्होंने एक बहुत बड़ा गैप लाया था, एकदम उन्होंने सर्जरी के अंदर इस तरह की डिस्कवरीज की थी जिसके ज़रिए वो बहुत मशहूर हो चुके थे, ठीक है। हिज फेमस मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया कॉल्ड अल तशरीफ़ इज़ कम्पोज ऑफ 30 वॉल्यूम्स। उनकी एक मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया है, ठीक है। एक किस्म की उनकी एक फ़लसफ़ा लिखा गया है, ठीक है, किताब लिखी गई है जो कि मुख्तलिफ 40 तकरीबन 30 वॉल्यूम पर मुश्तमिल है, ठीक है। उनकी एक मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया है जिसको अल तशरीफ़ कहा जाता है, तकरीबन वो 30 वॉल्यूम पे वो मुश्तमिल है, ठीक है। फिर उस इंसाइक्लोपीडिया के अंदर उन्होंने डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया सर्जिकल ट्रीटमेंट्स के, जो कि ऑपरेशन पे बेस्ड करते हैं, ठीक है, जो कि उनके ऑपरेशन पे बेस्ड करते हैं जो उन्होंने ऑपरेशन किए थे, ठीक है ना। कि उस इंसाइक्लोपीडिया के अंदर उन्होंने वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म किए, उस बिना पर उन्होंने डिफरेंट टाइप के सर्जिकल ट्रीटमेंट्स बताए जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहे, ठीक है। इंक्लूडिंग द रिमूवल ऑफ स्टोन, उन्होंने ये बताया कि स्टोन को कैसे रिमूव किया जा सकता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर से, ठीक है। एनिमल की डाइसेक्शन किस तरह की जा सकती है, ठीक है। सर्जरी किस तरह की जा सकती है, और इसके अलावा आई के बारे में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, ईयर के बारे में, थ्रोट के बारे में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। तो कुछ कंट्रीब्यूशन उन लोगों की ये थी कि उन साइंटिस्ट ने बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन की और बहुत ही ज़्यादा हेल्प आउट किया मुस्लिम साइंटिस्ट को, मुस्लिम लोगों को उस वक्त के बाद। आज भी उनके ये जो इंसाइक्लोपीडिया है यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट साइंटिस्ट है अल-फ़ाराबी। जैसे कि अल-फ़ाराबी को हमने शुरू के टॉपिक्स में पढ़ा था उनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में, तो आज फिर देखते हैं कि अल-फ़ाराबी ने किडनी की ट्रीटमेंट के बारे में कौन सी खिदमात सर अंजाम दी हैं, ठीक है। द ग्रेटेस्ट तुर्किश फिलासफर एंड साइंटिस्ट अबू नस्र अल-फ़ाराबी नोन एज अल-फ़ाराबियस 1872 to 1950 AD 950 AD रोट मैनी बुक्स, ठीक है। एक ये बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट थे, तुर्की के फ़िलासफ़र थे, जिन्होंने तकरीबन बहुत सारी बुक्स लिखी। और उनकी अगर पैदाइश की बात की जाए तो 872 AD में वो पैदा हुए और 950 AD में वो वफ़ात पा चुके, ठीक है।
फिर अगर उनकी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन की, ही प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट किडनी डिजीज़। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो हमें उस वक्त से इन्फॉर्मेशन दी थी किडनी डिजीज़ के बारे में, और हमने किडनी डिजीज़ तो इस किडनी डिजीज़ के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है। फिर अगर बात करें इंक्लूडिंग स्टोन इन द यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कि उन्होंने ये बताया कि स्टोन के बारे में उन्होंने ये बताया कि ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोन आता किस तरह है, बनता किस तरह है, और उसको रिमूव कैसे किया जा सकता है, ठीक है। नीचे आप पिक्चर में अल-फराबी की पिक्चर देख सकते हैं और उनको आप जान भी सकते हैं, और ये पहले मैंने डिस्कस भी किया हुआ है, ठीक है। ये कुछ हमने आज पढ़ा इसके बारे में कि किडनी पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है, ठीक है। पेरिटोनियल डायलिसिस को मैं थोड़ा बहुत समराइज़ कर लूँ कि इसको हम घर पे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर डायलिसिस फ्लूइड डाला जाता है, ठीक है, एब्डोमेन के अंदर, ठीक है। फिर उस डायलिसिस फ्लूइड क्या होता है, उसके जो हमारे ब्लड बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर से जो वेस्ट मटेरियल है वो उसके अंदर चला जाता है डायलिसिस फ्लूइड को, और डायलिसिस फ्लूइड को हम बाहर निकाल के फेंक देते हैं, तो पीछे जो ब्लड बच जाता है वो प्योर हो जाता है, ठीक है। हमने ये पढ़ा। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में कि एक किडनी को हम ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी का किडनी फेलियर हो रहा है, किडनी रीनल फेलियर है, तो हम उसको ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, उसकी बॉडी के अंदर एक दूसरा किडनी भी डाल सकते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट के बारे में कि कौन कौन से कंट्रीब्यूशन थी साइंटिस्ट की किडनी और वेरियस डिसीज़ के बारे में, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आपका चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टेसिस कंप्लीट हो चुका है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर के टॉपिक के अंदर हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इसके एमसीक्यूज़ को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।